हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, इसकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके लिए 15 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि 15 क्लास में 3 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी ये क्लास नंबर 16 रहेगी और यूनिट नंबर 4 हम शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको आप डीप समझिएगा। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और यहाँ से आपको कई नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में मिलेगा। आइए, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है समझते हैं इस बात को। चलिए, उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शैक्षिक प्रशासन क्या है? शैक्षिक प्रशासन जो है यह 2 शब्दों शिक्षा यानी कि एजुकेशन और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के योग से बना है। शिक्षा और प्रशासन के मिलने से शैक्षिक प्रशासन बनता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, बिल्कुल डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम पढ़ेंगे इसको, क्या एडुकेटम शब्द से बना है। भाई, जो एजुकेशन है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। यह एडुकेटम शब्द ई और डूको शब्द के योग से बना है। एजुकेशन हमारा एडुकेटम से बना है, एडुकेटम हमारा ई और डूको के योग से बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर की ओर या आगे बढ़ना या फिर अग्रसर करना। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। बालक के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो उसके अंदर जन्मजात शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालना जो है शिक्षा कहलाता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम उसकी शक्तियों को बाहर निकालते हैं। हम बालक को कुछ नया नहीं देते, कुछ नया नहीं सिखाते, उसके अंदर जो शक्तियां हैं हम उनको बाहर निकालते हैं शिक्षा के माध्यम से। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना, निर्देशन देना। ठीक है, प्रशासन का मतलब प्रबंध करना, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक बात करें रही एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन किससे बना? मिनिस्टर से बना, जिसका अर्थ क्या है? सेवा करना। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की एक कला है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम में एज इट इज लिखना पड़ेगा यदि आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। ओके, और स्टूडेंट्स 92%, 94% और 91% इस तरीके से लेकर के आए हैं बीएड में। आप भी अगर अच्छा करेंगे तो इस तरीके से मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए, शिक्षा और प्रशासन का संबंध मुख्यतः, समझिए बात को, शिक्षा और प्रशासन का जो संबंध है मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है। यहाँ पे प्रशासन क्या है? प्रशासन यहाँ पे प्रबंध कर रहा है ना, या व्यवस्था कर रहा है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा तो अपने आप में शिक्षा है ना, जिसके शिक्षा क्या है? जिसके माध्यम से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो शिक्षा और प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायता देता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, जो संगठन है, जो भी ग्रुप है, जो भी संस्था है, वो जो भी स्ट्रक्चर खड़ा कर रही, जो ढांचा खड़ा कर रही, जो भी नींव खड़ी कर रही है, शैक्षिक प्रशासन उस पर काम करता है, उसे व्यवहार में लाता है, जिससे होता क्या है कि अधिक से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। आइए, अब शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिएगा, उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारा पेड कंटेंट नहीं लिया है तो उसके लिए आप में जो ये नंबर दिया जा रहा है
इस नंबर पे कांटेक्ट करके यानी कि व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नोट्स होते हैं वो हमारे अपने द्वारा तैयार किए गए कंप्यूटराइज्ड नोट्स होते हैं, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस आपको क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिसके माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर पाते हैं। तो उसके अलावा में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बड़ी बात यह रहती है कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है, जिसमें जो शिक्षा प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं प्रयासों में सामंजस्य या संबंध स्थापित किया जाता है, और भौतिक तत्वों एवं शिक्षा संबंधी जो अन्य साधन हैं उन साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि छात्रों में मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो पाए। यहाँ पे फॉक्स, विश और रफनर कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। तो ये होता है शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ। वहीं पे जो डेफिनेशन है बेल्फोर ग्राहम के अनुसार शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा, यानी कि जो उचित बालक है उसको उचित शिक्षक के द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाया जाता है या बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके, जो भी आर्थिक साधन उनको उपलब्ध हुए हैं या उनके पास हैं उनका उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। जो भी उनको सिखाया गया है, जो ट्रेनिंग दी गई है, उससे वो सर्वोत्तम प्राप्त कर पाएँ, यानी कि अच्छा रिजल्ट उससे वो निकाल पाए। अब देखिए, ये हमने शैक्षिक प्रशासन का वास्तविक अर्थ समझ लिया। अब बात आती है शैक्षिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र क्या क्या है। समझिए पॉइंट को। शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा संबंधी सभी योजनाएं, कार्यप्रणालियां, नीति निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, बजट आदि ये सब चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में एक और मानवीय तत्व वो होते हैं जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, निरीक्षक, ये सब आ जाते हैं। दूसरी ओर इसके अंतर्गत भौतिक तत्व जैसे आपका भवन है, विद्यालय, फर्नीचर है ना, और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। ये सभी हमारे भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित सभी बातें शिक्षा प्रशासन की ही सामग्री हैं। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 तो जो शैक्षिक प्रशासन है इसका क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। जो भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जाए। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन शिक्षा नियोजकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, प्रयास करता है कि जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति हो सके। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन अनेक कार्यक्रम बनाता है और उन्हें अपने व्यवहार में लाता है, उन पर काम करता है। सामाजिक लक्ष्यों की पहचान करना कि यह समाज क्या चाहता है, समाज की आवश्यकता क्या है, समाज के लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, देखिए शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक कार्य और नियोजन में समाज की जरूरत है। ओके, वह सामाजिक लक्ष्यों, प्रथाओं, आकांक्षाओं, दर्शन, आदर्शों को पहचान कर उसका सृजन करता है। वैधानिक संरचना के अंतर्गत अगर बात करें, इसके अंतर्गत वैधानिक नियम और अधिनियम की बातें इंक्लूड हैं जो शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से ही सुचारू रूप से संचालित होती हैं। नेक्स्ट वन इज कार्मिक वर्ग। इसमें क्या है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण कार्य, प्रकार्य, प्रक्रिया निर्धारण, कल्याणपरक योजनाएं, ये सब जो है कार्मिक वर्ग के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर बात करें भौतिक सुविधाओं की, तो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा से संबंधित अनेक भौतिक सुविधाएं जैसे भवन, विद्यालय, फर्नीचर, उपकरण, रखरखाव आदि भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था
करता है। ओके, कौन करता है? शैक्षिक प्रशासन करता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। विद्यार्थी की अगर बात करें तो शैक्षिक प्रशासन विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके उनकी प्रवेश, अनुशासन, प्रगति आदि के नियम बनाता है कि बालक का प्रवेश, एडमिशन कैसे होगा और डिसिप्लिन क्या क्या उसको फॉलो करने होंगे, उसकी प्रगति कैसे होगी, ये सब नियम बनाने का काम करता है। तो ये कार्य क्षेत्र होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर काम करता है शैक्षिक प्रशासन। ओके, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या है। आइए आवश्यकता पर बात करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में संचालित करने के लिए आवश्यकता है। जो भी शिक्षा प्रक्रिया है उसको व्यक्ति और समाज दोनों का हित हो सके इस तरीके से उसका संचालन किया जाए, ये काम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का है। शिक्षा के कार्यों में सुगमता, कुशलता एवं सरलता उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यकता है। बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों का पूर्ण रूप से विकास हो सके, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है ना, हर तरीके से बालक का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। अगली आवश्यकता क्या है? शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए भी आवश्यकता है। दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि हो सके, अचीवमेंट्स में, है ना। शिक्षा के अवसरों की समानता के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। शिक्षा से संबंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को निर्देश प्रदान करने के लिए भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता भी समझ ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, वो सिद्धांत आपको समझने होंगे। देखिए, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों की बात करते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, फास्ट जल्दी कवर करना है इस यूनिट को। देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं। और आपको बताते चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम आपका होगा। पिछली बार जिस तरीके से जिस तरीके से पिछले साल मार्च में एग्ज़ाम गया था, इस बार मार्च में नहीं जाएगा, एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होगा। ओके, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल एकदम कतई कंप्लीट रखिए, नहीं तो फिर टाइम पे आप कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई, तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार हैं। शैक्षिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो नंबर 1 तो व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि शिक्षा फाइल केंद्रित नहीं है, व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए और है भी। इसमें हम बालक को केंद्र में रखते हैं। बालक की आवश्यकता, योग्यता, क्षमता, रुचि, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी है, वह किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। जिसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जाए। सामाजिक और राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। इसमें क्या है कि हम समाज और राष्ट्र का हित कर पाएं। प्रशासन का ये महान कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यालयों का संगठन राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण के उद्देश्यों, आदर्शों, क्रियाओं, भागों तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करें, जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव हो सके। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासक को समाज के राजनीतिक ढांचे के अनुरूप ही अपने उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों को अपनाना चाहिए, तभी योजनाएं सफल होंगी तथा देश और समाज को भी लाभ पहुंचेगा और लोगों की आस्था भी उनमें रहेगी। शिक्षा दर्शन पर आधारित। शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो शिक्षा प्रशासन है यह उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। दर्शन शिक्षा प्रशासन का पथ प्रदर्शक है। जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, यह शिक्षा प्रशासन का पथ प्रदर्शक माना जाता है और उद्देश्यों का निर्धारण भी करता है, जिसके आधार पर विद्यालय का मार्गदर्शन होता है, जिससे वो उचित वातावरण उपस्थित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर सकता है। अगला है क्षमताओं के अनुसार कार्य विभाजन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जिस अध्यापक की जितनी क्षमता है उसको उसके हिसाब से काम दिया जाना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रबंधक आदि की क्षमता के अकॉर्डिंग उसका
जो है उसको काम देना चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम देना चाहिए, है ना। मान लीजिए उसकी क्षमता नहीं है और आप उसको क्षमता से अधिक काम दे रहे हैं तो वो काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, काम लेट लतीफ़ होगा, है ना, उस काम में मज़ा नहीं आएगा, जिससे वे लोग अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाएं। यदि आप उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हैं, क्षमता को ध्यान में रखते हैं, तो फिर वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा। विद्यालय का प्रबंध इस प्रकार का प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत ये कहता है कि विद्यालय का प्रबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने व्यक्ति विद्यालयों से संबंधित, जैसे प्रबंधक है, प्रधानाचार्य, अध्यापक, कार्यकारिणी के सदस्य हो गए, लिपिक, छात्र, ये सभी क्या है, सभी एकजुट होकर के समन्वित रूप से विद्यालय के लाभ के प्रयत्न करें, लाभ के लिए, ताकि विद्यालय का लाभ हो, जिससे स्कूल का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें जो भी प्रयासों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो ये शैक्षिक प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात करते हैं भारत में शैक्षिक प्रशासन की जो संरचना है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वो संरचना कैसी है। बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए। भारतीय संविधान में 3 अलग अलग सूचियां हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता भी होगा। एक तो आपकी संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है। संघ सूची में सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्रीय सरकार को है। राज्य सूची में जितने भी विषयों का उल्लेख किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। देखिए, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का है, समवर्ती सूची वालों पर, ठीक है। लेकिन परंतु केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य द्वारा बनाए गए जो भी कानून हैं उनमें विरोध होने की दशा में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। मान लीजिए किस जैसे समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार भी बनाएगी, केंद्र सरकार भी बनाएगी। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि दोनों के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनमें विरोध हो जाए तो माने किसके जाएंगे? केंद्र ने जो कानून बनाए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। प्रारंभ में शिक्षा जो थी वो राज्य सूची में थी, ठीक है जी। लेकिन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके हिसाब से फिर क्या हुआ? इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। किसको? शिक्षा को। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो गया। दोनों मिल करके शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। केंद्र, देखिए, केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अपने अपने स्तर से करती हैं। जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। इनके अलग अलग शैक्षिक प्रशासन तंत्र हैं। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना किस तरीके की है इसको समझिए पहले तो। देखिए, केंद्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक प्रशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। कौन? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रारंभ में केंद्र में शिक्षा विभाग का अलग अस्तित्व था। प्रारंभ में क्या था? केंद्र में जो शिक्षा विभाग है इसका एक अलग ही अस्तित्व था। फिर क्या हुआ? सितंबर 1985 में केंद्र में एक नए मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का सृजन किया गया और इस मंत्रालय को निम्नांकित 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं वो 5 भाग? समझिए। नंबर 1 तो आपका था शिक्षा विभाग, दूसरा है संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग, महिला एवं बाल देखभाल विकास। ये वो विभाग हैं 5। वर्तमान में केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन 3 स्तरों में विभाजित है। प्रेजेंट में क्या है कि जो केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन है वो 3 स्तरों में विभाजित है। पहला आपका मंत्रालय मिनिस्ट्री है, दूसरा सचिवालय सेक्रेटरीट है, तीसरा आपका शैक्षिक ब्यूरो यानी एजुकेशनल ब्यूरो है। यहाँ इनके उत्तरदायित्व और कार्यों का वर्णन इस प्रकार है। कार्य क्या है इनको समझिए। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्या कार्य हैं? इसमें क्या है कि मानव संसाधन मंत्री इस मंत्रालय के सर्वप्रमुख अधिकारी होते हैं। जो मानव संसाधन मंत्री होते हैं
वो इस मंत्रालय के, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं। इस विभाग के राज्य शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के शैक्षिक प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते हैं। मंत्रालय का मुख्य काम शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण करना होता है। दूसरा है शिक्षा सचिवालय। शिक्षा सचिव इस सचिवालय के मुख्य अधिकारी होते हैं और इनके अधीन अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव होते हैं। सचिवालय का मुख्य काम शिक्षा नीति का कार्यान्वयन है। जो भी शिक्षा की नीति बनाई गई है उसको उस पर काम किया जाए, उसको अपने व्यवहार में लाया जाए। शैक्षिक ब्यूरो, वर्तमान में शिक्षा विभाग का प्रशासन निम्नलिखित भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं इसमें? आपका पहला है, देखिए समझिए पॉइंट को। पहला है DPEP, एक विभाग ये हो गया। फिर आपका है प्रारंभिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रबंधन हो गया, पुस्तक संवर्धन, छात्रवृत्ति UTS हो गया, भाषाएं हैं, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वित्त, लेखा, ये सभी इसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो इन सब विभागों में एक एक सहायक सचिव होता है। जितने भी ऊपर हमने विभाग देखे इनमें क्या होता है, ये शैक्षिक ब्यूरो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें एक एक सचिव होता है। जो मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा सचिव इन विभागों के कार्यकलापों में सहायक और संयोजक का काम करता है। केंद्र सरकार ने शिक्षा संबंधी विभिन्न विभागों के कार्य क्षेत्र में परामर्श देने और तत्संबंधी कार्यों का संपादन करने में सहयोग करने के लिए कुछ मंडल, परिषद, संस्थान और आयोगों का गठन किया है। उनमें से मुख्य हैं जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड हो गया। जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है यह शिक्षा संबंधी नीतियों और कार्यों में सरकार को सलाह देने का काम करता है। फिर आता है आपका अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद। यह प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम तैयार करती है। फिर आता है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान। यह प्रौढ़ शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रमों का निर्माण करता है और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समस्याओं का भी समाधान करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। यह शैक्षिक योजनाओं के निर्माण और प्रशासन कार्यों में सरकार का सहयोग करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC क्या करता है? यह उच्च शिक्षा के स्तर मान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद। यह ग्रामीण उच्च शिक्षा के स्वरूप, निर्धारण और संचालन कार्य को देखती है। फिर आता है नेक्स्ट अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। यह माध्यमिक शिक्षा संबंधी नीति, कार्यक्रम और योजना बनाने तथा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तरदायी है। फिर आता है आपका NCERT क्या है? यह अनुसंधान, विस्तार कार्य, स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा संबंधी तथा कार्यक्रम संचालन के लिए उत्तरदायी है। जो हमारा NCT है, NCT का काम क्या है? यह परिषद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। फिर एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यह निदेशालय राष्ट्रभाषा हिंदी के स्वरूप, निर्धारण और उसके प्रचार का काम करता है। फिर आता है AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। यह परिषद तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों के निर्माण और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान का काम करती है। फिर आता है NCWE यानी कि राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद। ये जो परिषद है ये देश में स्त्री शिक्षा के प्रसार संबंधी कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसको हम एक बार अगर एक नज़र में देखें तो जैसे जो केंद्रीय स्तर है हमारा, केंद्र स्तर, उस पर जो शैक्षिक प्रशासन की संरचना होती है वो कैसे तैयार होती है? इसमें पहले तो 5 विभाग बनाए गए। ठीक है, शिक्षा विभाग, संस्कृति, कला, युवा और महिला। फिर उसमें क्या है कि वर्तमान प्रेजेंट में क्या है कि केंद्रीय स्तर पर 3 स्तर अलग बनाए गए। ठीक है, और जो बनाए गए उनका उत्तरदायित्व क्या है उसका वर्णन कर दिया गया है। फिर जो शैक्षिक ब्यूरो है, शैक्षिक ब्यूरो के अंतर्गत अलग अलग भाग किए गए। ओके, और फिर क्या है कि उसके अंतर्गत कुछ अलग अलग जो आयोग हैं उनका गठन किया गया और किस आयोग का क्या काम है वो उसको निर्धारित कर दिया गया। अब बात आती है राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की क्या संरचना है। राज्यों का शैक्षिक प्रशासन भी 3 भागों में बटा है, मंत्रालय, सचिवालय और निदेशालय। जिसमें जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, अब इसमें जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है
प्रत्येक राज्य में शिक्षा मंत्रालय है, बिल्कुल डेफिनेटली है। किसी राज्य में केवल एक शिक्षा मंत्री है, किसी में 2 और किसी में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग 3 शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण है। फिर आता है आपका शिक्षा सचिवालय। जो शिक्षा सचिवालय है, शिक्षा सचिवालय राज्य द्वारा निश्चित शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। शिक्षा सचिवालय का काम है कि राज्य ने जो भी शिक्षा नीति निश्चित की है, ये उस पर काम करता है। राज्य सरकार के सभी आदेश शिक्षा सचिव के नाम से ही निकाले जाते हैं। जहां आवश्यक होता है, ये विभाग सरकार को सलाह देने का भी काम करता है। अब बात आती है एजुकेशन डायरेक्टोरेट की, शिक्षा निदेशालय की। इस विभाग का मुख्य काम राज्य में अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करना और उसमें जो है अच्छी क्वालिटी देना है। ये विभाग सरकार और शिक्षा संस्थाओं को जोड़ने का काम करता है, यानी कि बीच की कड़ी है। सरकार को राज्य की शिक्षा प्रगति के विषय में सूचना भी देता है और उसे राज्य की शैक्षिक मांगों की जानकारी देने का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारी क्लास में हमने राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना तक कंप्लीट किया इसको। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम प्रधानाध्यापक पर बात करेंगे। प्रशासक और पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बाकी आपको पता है, नोट्स के लिए आप में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।